तो बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं तीसरी की दूसरी सवाल और कोशिश करेंगे कि एक ही बार में तीसरी की दूसरी और तीसरी दोनों हो जाए। तो शुरू करते हैं बच्चों। दूसरी सवाल है 7√5। तो 7√5 को हमें सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि हम बता चुके हैं बच्चों इसके पहले वाली सवालों में, उल्टा हम लोग मानते हैं, तो यहाँ भी हम उल्टा मान लेंगे। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो यदि एक परिमेय संख्या है तो P बटा Q के बराबर होगी, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं बच्चों इसके पहले वाली सवालों में। तो 7√5 बराबर P बटा Q। और हमने हर एक सवाल में बच्चों इस प्रश्नावली की हर एक सवाल में परिमेय संख्या की परिभाषा दी है और यहाँ भी दे रहे हैं, जहाँ P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है बच्चों स्वयं से कटने वाले, अर्थात स्वयं से विभाजित होने वाले। सह मतलब स्वयं और अभाज्य मतलब भाजित, स्वयं से भाजित होने वाले, अर्थात P खुद से कटे Q खुद से कटे, या फिर दोनों एक से कट सकते हैं। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, तथा P व Q का जो HCF होगा बच्चों वो सदैव 1 होना चाहिए। अगर एक के अतिरिक्त और कुछ है तो फिर P बटा Q परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग देख रहे हैं दिस इम्प्लाइज दैट कि 7 व √5 के बीच में बच्चों गुणा छिपा है, अर्थात हर संख्याओं के बीच में गुणा छिपा रहता है। तो हम इसको खोल के लिख देते हैं। तो 7√5 बराबर P बटा Q। अब 7 गुणे में है तो उस तरफ जाएगा तो बटा में हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे जो संख्या गुणा में होती है पक्षांतर होने के बाद बटा में हो जाती है। तो इस तरफ बचेगा √5 बराबर P बटा 7Q, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये सवाल अत्यधिक सरल सवाल है बच्चों। तो अब हम समीकरण 1 से निष्कर्ष निकालेंगे। कहेंगे समीकरण 1 से यह निष्कर्ष निकलता है। और आप चाहें तो बच्चों निष्कर्ष लिखें, या फिर यह स्पष्ट होता है, या फिर यह पता चलता है, जो ठीक लगे आपको लिख सकते हैं। तो यह निष्कर्ष निकलता है कि P बटा 7Q एक परिमेय संख्या है। यदि P बटा 7Q परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर है तो परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या के बराबर ही परिमेय संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। √5 एक परिमेय संख्या है। √5 यहाँ से समीकरण 1 से स्पष्ट हो गया कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं बच्चों कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या क्यों यहाँ सिद्ध हुई? तो परिमेय संख्या इसलिए यहाँ ये बन गई क्योंकि हमने उल्टा माना था। हमने अपरिमेय को परिमेय कह दिया था, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बन गई है। अब अगर हम अपनी गलती को स्वीकारते हैं, अर्थात हम मानते हैं कि हमने गलत संकल्पना की थी, तो परिमेय संख्या हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, और यही हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसी बात को, कहेंगे अतः हमारी संकल्पना गलत थी। गलत का मतलब बच्चों हमने अपरिमेय को परिमेय माना था, गलत थी।
भाष्य से यह स्पष्ट होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध हुआ बच्चों, यहाँ आप लिख सकते हो प्रूव्ड या फिर सिद्ध हुआ। अब हम लोग देखते हैं बच्चों तीसरी सवाल, यहाँ देख लेते हैं तीसरी सवाल। तो तीसरी सवाल कह रही है बच्चों कि 6 + √2, तो 6 + √2 को भी हमें सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रोसीजर सेम रहने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये सवालें समझ में आने लगी होंगी, क्योंकि हम लोग कई सवाल इस तरह के देख लिए हैं। तो 6 प्लस, तो हम यहाँ सीधा मान लेते हैं बच्चों, तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो यदि एक परिमेय संख्या है तो P/Q के बराबर होगी, जैसा कि हम लोग मानते चले आए हैं हर एक सवाल में, प्रश्नावली 1.2 में। तो यहाँ भी मान लेंगे, तो 6 + √2 बराबर हो जाएगा P/Q, और P/Q यहाँ पे हम रीजन दे चुके हैं बच्चों, सवाल नंबर 2 में आप देख रहे हैं, तो हम यहाँ छोड़ देते हैं क्योंकि यही चीज़ यहाँ पे भरनी है। तो डॉट करके हम छोड़ दे रहे हैं, यहाँ से आप लोग भर लीजिएगा। तो यहाँ प्लस का 6 है बच्चों, तो उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो √2 बराबर हो जाएगा P/Q, और प्लस का 6 इस तरफ आएगा तो माइनस का 6। हम जानते हैं कि हर संख्या के बटे 1 होता है, तो 1 और Q का लासा होगा बच्चों Q। अब हर से लासा में भाग दिया जाता है, जो आता है अंश में गुणा किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अंश हर पता होगा बच्चों। तो ऊपर जो लिखा रहता है उसको अंश कहते हैं, और जो नीचे लिखा रहता है हर कहते हैं। तो हर से लासा में भाग देंगे तो हर भी हमारा Q है और लासा भी Q है, तो Q से Q में भाग देंगे तो Q एकन्नम Q कट जाएगा, 1 आएगा, और 1 का P में गुणा होगा तो P एकन्नम P। और यहाँ माइनस है तो हम लोग माइनस बना ले रहे हैं, और यदि यहाँ प्लस हो तो प्लस बना लेंगे। तो 1 का भाग देंगे Q में तो Q एकन्नम Q, और Q का गुणा हो जाएगा 6 में, तो हमारा आ जाएगा 6Q। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे बच्चों, और इसी से निष्कर्ष निकालेंगे, क्योंकि P भी एक पूर्णांक है और 6Q भी एक पूर्णांक है। पूर्णांक में से पूर्णांक जाएगा तो पूर्णांक आएगा, और पूर्णांक में पूर्णांक का जब भाग लगाया जाएगा बच्चों तो पूर्णांक ही आएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि P-6Q/Q एक परिमेय संख्या है, और यदि एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर √2 है, यह भी एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि इसके बराबर है। तो यही बात हम लोग लिखेंगे, तो कहेंगे समीकरण 1 से यह पता चलता है, या फिर निष्कर्ष निकलता है, यह पता चलता है कि P-6Q/Q एक परिमेय संख्या है, और चूंकि √2 इसके बराबर है इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या होगी। तो अगर आप चाहो तो ये बात लिख लो, लिख दे रहे हैं, तो कहेंगे चूंकि √2 इसके समान है, इसके मतलब बच्चों P-6Q/Q के समान है। तो चूंकि √2 इसके समान है, इसलिए यह भी मतलब √2 भी एक
एक परिमेय संख्या होगी। तो समीकरण 1 से पता चलता है बच्चों हमें कि √2 एक परिमेय संख्या, जबकि वास्तव में अगर बात करें तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो समीकरण 1 से क्यों यह परिमेय संख्या बन रही है? तो चूंकि हमने उल्टा यहाँ पे माना था, हमने अपरिमेय को परिमेय कह दिया था, इसलिए √2 यहाँ पे परिमेय संख्या बन गई है। तो फिर से अगर हम अपनी गलती को सुधार देंगे तो √2 अपरिमेय संख्या हो जाएगी, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये बात हम लोग लिखेंगे बच्चे। तो कहेंगे अतः हमारी संकल्पना गलत थी। विरोधाभास मतलब उल्टा बच्चों, जो हमने माना है उसका उल्टा। विरोधाभास से यह स्पष्ट होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों सिद्ध हुआ। तो इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 1.2 समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि सभी सवालें इसकी समझ में आई होंगी।